नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव बर्नवाल आप सभी को बर्नवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मैथ का सीरीज चला रहे हैं और आज का जो सेशन है मैथ का दूसरा सेशन है, यानी दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम इसी अपलोड कर चुके हैं। आप वीडियो अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथियों, आज हमारा दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग 67वीं बीपीएससी जो पहला जो एग्जाम हुआ था 8 मई को, उसी एग्जाम का आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे नंबरिंग 41 है, लेकिन हम लोग पहला क्वेश्चन मान के चलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई कितना होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है समचतुर्भुज का, और समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है ना, वो होता है 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा। और परिमाप कितना दिया है? 52 दिया है। तो 52 बराबर हम लोग कर लेंगे 4 गुने भुजा, और यहां से जो भुजा निकालिएगा तो भुजा कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इस 4 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी 52/4 हो जाएगा। और 52 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 13 आ जाएगा, 13 टाइम्स कटेगा, यानी हमारा भुजा जो हो जाएगा वह कितना होगा, तो 13 मीटर हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। और छोटा विकर्ण का आपका लंबाई दिया हुआ है। छोटा विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो सवाल में छोटा विकर्ण दिया है 10 मीटर दिया है। कितना दिया है? 10 मीटर। और बड़ा विकर्ण की लंबाई निकाला। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये आपका समचतुर्भुज का आकृति है, और समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रत्येक साइड जो होता है ना, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। और इसका जो विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे लंब समद्विभाजित करती है एक दूसरे को, ठीक है, विकर्ण। तो भैया 90 डिग्री पर अगर समद्विभाजित करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा, यानी अगर मान लेते हैं ये आपका 13 है, तो भैया 90 डिग्री पर लंब समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में विकर्ण एक दूसरे को बांटती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस विकर्ण की लंबाई हम पूरा मान ले 10, तो ये आधा लंबाई 5 हो जाएगा, और ये आधा लंबाई आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमें बड़ा विकर्ण की लंबाई, यानी ये बड़ा विकर्ण मान लिया, इसको बड़ा विकर्ण की लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, ये आपका कौन सा त्रिभुज बना भैया? 90 डिग्री बन रहा है। किसी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री बन रहा है, यानी वह त्रिभुज कौन सा है, तो वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा जो होती है ना, वो आपका हाइपोटेनस कर्ण होता है, ठीक है। अगर हम इसको आधार मान ले, 5 को आधार मान ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो भैया 5, 13 और 12 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर हम लंब का स्क्वायर बोले कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बोलेंगे ना। ये आपका पाइथागोरस परिमेय है, ठीक है। पाइथागोरस महोदय ने ये एक थ्योरी दिया कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर निकालिएगा, पी निकालिएगा, तो पी क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपके पास हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 माइनस बेस का स्क्वायर, बेस 5 है तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और 169 में से 25 को घटाइएगा तो 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 12 होता है। तो ये आपका लंबाई 12 निकल गया, तो ये भी तो आपका 12 होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटती है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो ये आपका 12 है, तो ये भी 12 ना, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो भैया 24 हो जाएगा। यानी कि सबसे, यानी यहां पे लिखिए ना, बड़ा विकर्ण की लंबाई जो होगा कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 12 या 12 गुने 2 कर दीजिए, 24 मीटर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, सबसे लंबा विकर्ण तो 24 सेंटीमीटर 24 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? समचतुर्भुज का सबसे बड़ा विकर्ण कितना होगा, तो 24 मीटर होगा। क्लियर है?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 42 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर कर सकते हैं हम लोग। कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है तो बी की गति कितना होगा। देखिए यहां पे जो दौड़ है ना, ये कितना मीटर का दौड़ है भैया, 100 मीटर का दौड़ है। और क्वेश्चन में कहता है ए का चाल जो है, ए का जो स्पीड है वो आपका 8 किलोमीटर है। कितना है जी, 8 किलोमीटर प्रति आवर है। आपका रेस कितना का है, तो 100 मीटर का रेस है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहता है कि कहता है ए जो है बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। 4 मीटर की शुरुआत का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग देना, यानी कि 4 मीटर ए से बी बढ़ जाएगा आगे, यानी कि ए से बी जो है 4 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, शुरुआत देने का मतलब यही हुआ। यानी ए बी से कितना बढ़ गया, 4, तो ए बी कितना दौड़ेगा। अब टोटल अगर 100 मीटर का रेस है तो 4 मीटर आगे बढ़ गया तो 96 मीटर न बी दौड़ेगा ना। अब यहां से बताइए टोटल ए कितना मीटर दौड़ा, 100 मीटर, बी कितना मीटर दौड़ा था, 96 मीटर, और ए का चाल आपका दिया हुआ है तो यहां से ए का समय नहीं निकाल लीजिएगा। ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी आपका मीटर है, चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दूरी अगर मीटर में हो तो चाल मीटर प्रति सेकेंड में रखिएगा, समय आपका सेकेंड में आएगा। अगर दूरी किलोमीटर में होगा तो चाल किलोमीटर प्रति आवर में रखिएगा तो समय आपका आवर में आएगा। समझ गए बात। यहां आपका चाल किस में है जी, तो किलोमीटर प्रति आवर में है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 100 गुने यह 18, आपके यह जो 18 है यह ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुना में। तो 18 100 के साथ गुना में आ गया। अब यहां पे कितना बचा, 8 गुने 5 यानी 40। अब इसको 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 2 से इसको काटिएगा, 2 9 में 18, यानी ए को कितना समय लगेगा जी, तो 45 सेकेंड लगेगा। ए को कितना समय लगेगा 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में, तो भैया 45 सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन बी को कितना समय लगेगा, तो बी को जो समय लगेगा, तो बी को समय लगेगा 45 + 15। क्यों, क्योंकि ए जो है बी को 15 सेकेंड से हराया है, तो 15 सेकेंड से हराया, इसका मतलब हुआ अगर ए को 45 सेकेंड लगा तो बी को कितना लगेगा, 45 + 15 यानी कि 60 सेकेंड लगेगा। और 60 सेकेंड वो कितना दूरी तय किया, तो 96 मीटर का दूरी तय किया। तो ए का यहाँ पे बी का चाल कितना हो जाएगा, बी का चाल कितना हो जाएगा, तो बी का चाल निकालेंगे तो दूरी है 96 और समय लग गया 60 सेकेंड, तो यहां पे हो गया क्या चाल, मीटर प्रति सेकेंड में चाल। ये आपका चाल मीटर प्रति सेकेंड में होगा, क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय आपका सेकेंड में है। तो मीटर प्रति सेकेंड वाला चाल को किलोमीटर प्रति आवर में लाइएगा तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखिए यहां से 36 18, अब देखिए यहां से गुना कर लीजिए तो 3 × 18 और 3 9 में 27, 1 28 और बट्टा में कितना जी, तो 50। और इसको 5 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 × 25, कैरी कितना बचा 3, 5 × 7 = 35, फिर कितना बचा 3, तो दशमलव बैठा दीजिएगा यहाँ पे दशमलव बैठाएगा तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। और यहाँ पे एक जीरो नीचे है तो दशमलव 1 और इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। तो कितना हो गया, 5.76 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा जी, तो बी का चाल हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो यही था बी का चाल, और बी का चाल आपको निकालना था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी का चाल कितना होगा। समझ गए बात। तो बी का चाल कितना होगा, तो 5.76 किलोमीटर प्रति आवर होगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड में हो पूछता तो भैया 96/60 कितना, तो 96 में 60 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो 16 × 6 = 96 यानी 1.6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता। समझ गए जी। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, यानी कि शो करती है। देखिए घड़ी क्या होता है, घड़ी में क्या होता है, 24 घंटा में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। कितना मिनट, 10 मिनट आगे। अगर आज सुबह अगर सेट किया और कल 1 बजे देखा तो भैया उसका सही समय क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा। तो भैया सही समय क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग यहां से यहां तक कितना टोटल समय हो गया,
तो भैया 8 बजे आज से कल 1 बजे यानी दोपहर तक, तो समय टोटल कितना होगा? आज सुबह 8 से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटा, और 8 5 13 यानी 24 5 कितना हो गया? टोटल 29 घंटा। तो हम लोग देखेंगे कि 29 घंटा में कितना घड़ी फास्ट है। ठीक है, 29 घंटा में। तो यहां पे सवाल में दिया है कि 24 घंटा में घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो भैया 29 घंटा में कितना फास्ट? तो 10 गुने 29 बट्टा 24, यहां से काट लीजिए 12, 2 से काटेगा तो 2 12 24 हो जाएगा, 2 से इसको काटेगा 2 5 10। अब यहां से गुना करिएगा तो 145 बट्टे 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 145 में डिवाइड करिएगा तो 12 12 144, और 1/12 बचेगा, तो 1/12 कितना सेकेंड? तो हम लोग बोलेंगे कि 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो 1/12 मतलब कितना, यानी 60 से गुना करिएगा तो 12 5 60 यानी 5 सेकंड में होगा, और यहाँ पे 5 सेकंड का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सिर्फ 12 मिनट को ही लेके आंसर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही समय जो होगा, सही समय क्या होगा भैया? 1 बजे देखा है, और 1 बजे देखा है तो 29 घंटा हो गया 1 बजे तक, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। 29 घंटा में घड़ी 12 मिनट फास्ट हो गया, 5 सेकंड का कोई वैल्यू नहीं है, 12 मिनट फास्ट हो गया। तो भैया सही समय क्या होगा? तो 1 बजे में से 12 मिनट घटा दीजिए, तो 12 मिनट घटाइएगा तो 12 बज के कितना मिनट? 48 मिनट ना होगा, 12 बज के 48 मिनट, यही ना आपका सही समय होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 यानी चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? कहता है निरंतर भिन्न। यहाँ पे निरंतर भिन्न दिया हुआ है, यानी सतत भिन्न दिया हुआ है। देखिए कैसे दिया हुआ है, कहता है 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे 2 - 1 बटे डॉट डॉट डॉट, यानी यह जो आपका है इनफाइनाइट तक है। कहां तक जी? इनफाइनाइट तक। ठीक है जी। देखिए इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसके बराबर मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं जी? एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर देखिए जैसे यहां पे देखेंगे, अगर इसमें से हम इतना टर्म्स को निकाल लेते हैं तो भैया ऊपर से देखेंगे तो यही टर्म्स है ना, ऊपर से यही टर्म्स है, यहां से यही टर्म्स तो दिख रहा है आपको। यहां अगर इसको ढक लेंगे तो हम लोग इसको कह सकते हैं यह भी क्या है भैया? एक्स के बराबर है। क्या है? एक्स के बराबर है। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 - 1/x बराबर हमारा हो जाएगा एक्स। क्लियर है? तो यहां से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो भैया 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा। 1 से x में डिवाइड करिएगा तो x, और x से 2 में गुना करिएगा तो 2x होगा। ठीक है, माइनस x से x में डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम्स 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, बराबर x हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x - 1 बराबर x²। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाइएगा तो x², यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 2x, और यह माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 1, बराबर क्या बच गया? 0। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे आपका जो टर्म्स है यानी ये जो आपका अचर पद है ये कितना है जी? 1 है, और यहां पर बीच में देखिए यानी बीच वाला जो टर्म्स है ये आपका -2x है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम क्या करना चाहते हैं कि इस 1 को, इस +1 को 2 ऐसे संख्या में तोड़िए जिसे गुना करने पर हमको +1 मिल जाए और जोड़ने और घटाने पर हमको क्या मिल जाए? -2 मिल जाए। तो भैया 1 को सिर्फ आप 1 और 1 में ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 संख्या में तोड़ने का मतलब इस 1 को 1 और 1 में ही तोड़ सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे कोई दूसरा संख्या नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए -2, तो भैया दोनों में माइनस अगर लगा देंगे और जोड़ देंगे भैया हमको -2 मिल जाएगा ना। अब क्या करिए, अब इस दोनों में x लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? x लगा दीजिए, और ये जो आपका जो गुणनखंड होगा यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। समझ गए बात? अब इसके बराबर दोनों तो सेम गुणनखंड है, तो किसी एक के बराबर 0 रख लीजिए। तो भैया x - 1 के बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 1 होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन यानी चलिए आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 5वां क्वेश्चन। कहता है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित? देखिए यहाँ पे 200 और 600 के बीच, बीच बोलेगा तो बड़ा में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, और संख्या दिया हुआ है 4, 5 और 6, इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है जी, एलसीएम निकाल लीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देगा एग्जाम में और बीच
बोलेगा तो बीच बोलेगा तो बड़ा में से 1 घटा लीजिएगा, और जिससे भाग देने के बारे में बोला जाए उस संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा तो 60 हो जाएगा। कितना होगा 60, और एलसीएम से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद ध्यान रखना है यहाँ पे हमेशा पूर्णांक वैल्यू लेना है। क्या लेना है? पूर्णांक वैल्यू लेना है। बीच बोलेगा तो 12 में से 1 घटाएंगे, और तक बोलेगा तो छोटा में से 1 घटाएंगे, ठीक है। और एलसीएम से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमको पूर्णांक वैल्यू लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। हम लोग को पूर्णांक वैल्यू लेना है। देखिए कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है जी, 3 टाइम्स जाएगा। इसके बाद नहीं लगाना है भाग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 599 है, और 599 में कितना टाइम्स लगाएंगे हम? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स यहाँ पे लगाएंगे। 9 टाइम्स लगाएंगे तो 540, और 10 टाइम्स लगाइएगा तो 600, क्योंकि यहाँ पे 599 ही है तो 10 टाइम्स नहीं लगाइएगा, 9 टाइम्स लगाइएगा। और ये आपका जो पूर्णांक वैल्यू आएगा, इस दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 9 में से 3 को घटा लीजिए, यानी आ जाएगा 6, और 6 जो संख्या होगा इस 200 और 600 के बीच, वो 4 और 5 और 6 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तक रहेगा तो छोटा में से घटाइएगा, बीच रहेगा तो बड़ा में से घटाइएगा, और एलसीएम से दोनों में भाग। और ध्यान रखना है हमेशा पूर्णांक वैल्यू लेना है वहां पे, दशमलव वाला नहीं। आइए 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर का पहले हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, रूल जानते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंसेप्ट है इसका, a के पावर m माइनस b के पावर m रहे, जहां m जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो संख्या हमेशा a माइनस b से विभाज्य होगा, ठीक है जी। दूसरा नियम इसका याद रखिएगा, जब इसी को दोबारा लिख रहे हैं, जब a के पावर m माइनस b के पावर m, जहां m एक इवेन नंबर होगा, ठीक है, तो संख्या हमेशा a प्लस b से भी विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए आप। देखिए, जब a के पावर m और माइनस b के पावर m रहेगा, और m एक नेचुरल नंबर, तो m नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पे सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। जब भैया विषम और सम में से कोई आ जाए तो यह जो है a माइनस b से क्या होगा? विभाज्य होगा। लेकिन अगर सम आ जाएगा यहाँ पे तो भैया a प्लस b से भी विभाज्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, सम के केस में दोनों से विभाज्य, और विषम के केस में सिर्फ a माइनस b से विभाज्य होगा। क्लियर है? तीसरा रूल याद रखिएगा, a के पावर m प्लस b के पावर m, जहां m जो है ऑड नंबर हो तो संख्या हमेशा a प्लस b से भी विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और प्लस होगा तो भैया यहाँ पे सिर्फ m का जगह क्या होना चाहिए? तो m के जगह ऑड नंबर होना चाहिए, और ऑड होगा तो a प्लस b से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 3 कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। आइए इस पर आधारित प्रश्न है आपका एक 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में क्वेश्चन कहता है n कोई धनात्मक पूर्णांक है। n मतलब धनात्मक, मतलब एक नेचुरल नंबर। n क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल में सम भी होगा, विषम भी होगा। और सवाल में है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, ठीक है, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n। तो कहता है यह जो है किससे विभाज्य होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस पावर को बराबर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? पावर को बराबर करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का होल पावर n माइनस 4 के पावर 3 का होल पावर n, यानी पावर यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 81 का पावर n माइनस 64 का पावर n। अब यहाँ पे n क्या है जी? तो एक नेचुरल नंबर। नेचुरल में सम भी आएगा, विषम भी आएगा। अगर सम रहता सिर्फ यहाँ पे तो भैया ये दोनों से करता, अंतर से भी और योग से भी करता। लेकिन नेचुरल में विषम भी आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ अंतर से कटाएंगे। ठीक है, अंतर से। तो हमारा आंसर क्या होगा?
81 माइनस 64 यानी 17 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम इवेन नंबर रहता तो 17 के साथ साथ 145 से भी डिविजिबल होता। क्लियर हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्या का योग 1,000 है तो संख्याएं हैं। देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं x और y, इसके वर्ग का अंतर आपका दिया है 2,56,000 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 2,56,000 दिया हुआ है और संख्या का योग x और y का योग दिया है 1,000। ध्यान से समझिएगा, यह किसका फॉर्मूला है जी? तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप पढ़े होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे, हम लोग इस फॉर्मूला को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को इस रूप में लिख सकते हैं। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं और इसके बराबर दिया हुआ है 2,56,000। क्लियर है? तो भैया एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1,000 है तो यहां से एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो भैया यह है संख्या, इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो कितना से डिवाइड होगा? 1,000 से। तो 1,000 से डिवाइड होगा कितना बचेगा? 256 बचेगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू 256 और x प्लस वाई का वैल्यू कितना? 1,000। और देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यह समीकरण है x प्लस वाई वाला और यह है आपका x माइनस वाई वाला। x माइनस वाई वाला जब इस प्रकार का दो समीकरण दे तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा? और x यहाँ पे क्या है? बड़ा वैल्यू है। क्या है? बड़ा वैल्यू। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई का अंतर प्लस है, पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे x बड़ा वैल्यू है। और जब भी बड़ा वैल्यू का आप यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा यानी x का मान निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा इस दोनों का योग और बट्टा 2 कर लीजिएगा। इस दोनों का योग करिएगा तो 1256 हो जाएगा और 1256 का आधा करिएगा तो 628 हो जाएगा। और y का मान यानी y का मान निकालिएगा तो y यहाँ पे क्या है? छोटा है। छोटा वैल्यू के लिए दोनों का अंतर बटा 2। इस दोनों का अंतर करिएगा तो कितना होगा? 744 और 744 का आधा करिएगा तो कितना होगा? 744 का आधा करिएगा तो कितना होगा? 372 होगा। कितना होगा? 372 होगा। तो यह आपका पहला संख्या, यह आपका क्या हो गया? दूसरा संख्या। समझ गए? दो संख्या यहाँ पे था, एक आपका 628, दूसरा कितना? 372। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है लॉग से 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है लॉग √2 बेस 32 का मान निकालना है आपको। देखिए ध्यान से, देखिए लॉग ए बेस m के पावर n क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, यह पावर पीछे आ जाता है यानी n लॉग a बेस m हो जाता है और लॉग a बेस a बराबर होता है 1। ध्यान रखिएगा, इस दो फॉर्मूला का यहाँ यूज है, इस दोनों को ध्यान रखिएगा। देखिए हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग √2 बेस, और इसको हम √2 बेस के रूप में लिखेंगे तो √2 का पावर 10 लिख सकते हैं। 32 को बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर √2 को 10 बार गुना करिएगा तो आपको 32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पावर को इस रूप में लाइए, इस पावर को पीछे लाइएगा तो 10 लॉग √2 हो जाएगा। 10 लॉग √2 हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब इसका वैल्यू कितना होगा? तो यहां पर देखिए लॉग ए बेस का, लॉग ए बेस ए बराबर 1 होता है तो लॉग √2 बेस √2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 है तो 10 से गुना कर लीजिए तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर। तो इसका आंसर कितना होगा? लॉग √2 बेस 32 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जी? तो 10 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नींबू 40 रुपया में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपया में कितना बेचना चाहिए? देखिए यहाँ पे 40 रुपया में, देखिए ध्यान से, 40 रुपया में 45 नींबू बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो भैया टोटल 40 में कितना नींबू बेचा? 45। तो ये क्या हो जाएगा? एक नींबू का कीमत भैया कुल रुपया बटे संख्या जो होता है प्रति वस्तु का मूल्य होता है, प्रति वस्तु मूल्य होता है। ठीक है जी। तो ये एक नींबू का कीमत आ गया और एक नींबू का कीमत इतना है और इतना में बेच रहे हैं तो 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
तो 20% का लॉस कहने का मतलब 80% में बेचा जा रहा है। तो इसका तुलना हम लोग 80% से करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे 80 से, तो 80 क्या होगा, नीचे में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है 20% का लाभ लेने के लिए, 20% का लाभ लेने के लिए 24 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा। तो भैया पहले तो हम लोग एक नींबू का सेलिंग प्राइस निकालेंगे 20% लाभ के केस में। तो 20% लाभ के केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120% होगा। तो 120 से गुना कर देंगे। क्लियर है। अब यहां से काट लीजिए, देखिए यहां से काटिएगा तो 40 से काटिए इसको, तो 40 दूना ये 80 हो गया, और 2 से इसको काटिएगा तो 60 टाइम्स कटेगा। ठीक है जी। अब 15 या 45, 15 चौका 60, ये हो गया 4/3 रुपया एक नींबू का सेलिंग प्राइस 20% लाभ वाला। अब एक नींबू का सेलिंग प्राइस इतना है 20% के लाभ के केस में, तो 24 रुपया में कितना नींबू बेचना पड़ेगा। तो भैया एक नींबू का इतना कीमत हो गया, तो 24 रुपया में कितना, तो रुपया बटा अगर प्रति वस्तु का मूल्य लेंगे यहां पे नीचे, तो संख्या आ जाएगा हमारा। तो संख्या कितना आ जाएगा, प्रति वस्तु यानी प्रति नींबू का कीमत कितना है, तो 4/3 रुपया, 4/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा चल जाएगा ऊपर, और यहां से काट लीजिए 4 × 24, यानी कितना नींबू बेचना पड़ेगा, तो टोटल 18 नींबू 24 रुपया में बेचेंगे, तब जाके हमको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। कितना समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है पार करेगी। यानी राहगीर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने में लगा समय बराबर, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है जी। और रिलेटिव डिस्टेंस जो होता है दोनों कंडीशन में जोड़ के लिया जाता है। ठीक है, चाहे अपोजिट हो चाहे आपका क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। तो यहां पे देखिए राहगीर की लंबाई क्या लेंगे, हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि अगर कोई निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करिए ट्रेन, तो उसकी लंबाई 0 होती है। तो यहां पे राहगीर का लंबाई 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ट्रेन को पार करेगी। तो ट्रेन को कितना, ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 110 है, और राहगीर का इसमें लंबाई अगर जोड़ेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 110 ही निकलेगा। ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में यहां नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घटा के लिया जाता है। ट्रेन का 58 है और राहगीर का 4 है, तो 58 में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल आ जाएगा। समझ गए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल आ जाएगा। यह दूरी मीटर में है, यह आपका किलोमीटर प्रति आवर में है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा, तो 5/18 से गुना कर लीजिए, और 5/18 से गुना करेगा तो 18 × 54, ये आपका कितना हो गया जी, 5 × 15, 5 से इसको काट लीजिए तो 22 टाइम्स कटेगा, तो 22 बटा कितना, 3 सेकेंड। यानी राहगीर को ट्रेन 22/3 सेकेंड में पार कर जाएगी। यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 7.1/3 सेकेंड में राहगीर को ट्रेन क्या करेगी, पार कर जाएगी। समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग 66वां बीपीएससी का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।